जो हमारी कक्षा जो है। जी, आइए आज की इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। ओ, ओ, स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। तो आज की जो हमारी कक्षा है उसका मुख्य विषय है आसनों का काय विद्युत शक्ति पर अद्भुत प्रभाव। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे कि जो हमारे जो आसन जो हैं वो काय विद्युत शक्ति पर जो है क्या क्या प्रभाव डालते हैं और किस प्रकार डालते हैं। तो उससे पहले जो है थोड़ा सा हम जो है काय विद्युत शक्ति जो हमारे शरीर की है उसे भी थोड़ा सा और गहराई में जानेंगे हम आज। और उसका जो है फिर हम अपने जो अन्नमय कोश में जो सभी जो अपने-अपने अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल जो करते हैं, तो उससे जो है जिसको जो-जो अनुभव हुआ है, तो उस अनुभव का भी आप अपना जो अनुभव वो साझा कर सकते हैं। और तो उसमें जो है हम ये जानेंगे कि जो विद्युत शक्ति जो है हमारे शरीर में जो आसन के करने से जो है उसको जो है उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें जो है पहले हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। कि भैया स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी भैया दिखाई दे। जी, ठीक है। ठीक। तो अभी हम चलिए अब हम देखते हैं इसमें कि जो गायत्री की पंचकोशीय साधना में जो यह विषय जो है हमारा जो गायत्री की पंचकोशीय साधना वांग में नंबर 13 से लिया गया है। तो गुरुदेव ने तो हर चीज़ों का जो बहुत गहराई में जो वर्णन हमें बताया है। तो आइए हम इसका विस्तृत स्वरूप जानते हैं इसका हम। तो सबसे पहले तो ये है कि जो शारीरिक व्यायाम और जो आसनों की जो हम बात करते हैं, उन दोनों में विशेष रूप से अंतर क्या है? तो जो शारीरिक व्यायाम जो हमारे होते हैं, वह केवल जो है हमारे जो बाह्य शरीर जो है, उस पर ही असर डालते हैं। बहुत कम ही शारीरिक व्यायाम ऐसे होंगे जो कि शरीर के अंदर के जो अंग ऑर्गन जो है उनको प्रभावित करते होंगे। और इसके विपरीत अगर हम आसनों को देखें हम, तो आसन में जो है, जो हमारे भीतर के अंगों की जो एक्सरसाइज़ है वो भी हो जाती है। तो ऐसे बहुत से रोग जो फिज़िकल एक्सरसाइज़ से जो है उन उनसे हमारे शरीर के अंदर के अंगों पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जो है उन व्यायाम का, उन फिज़िकल एक्सरसाइज़ का उन रोगों पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, जो किसी विशेष अंग ऑर्गन से संबंधित है। जबकि इसके विपरीत हम जब आसन जब करते हैं, तो उनका जो प्रभाव जो है, उनके अंदर के ऑर्गन्स पे पड़ता है। अब जैसे कि आप देखिए कि जैसे जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, तो वो अगर वज्रासन में इस तरह बैठते हैं जब हम, तो वज्रासन में जब हम बैठेंगे, तो जो इसका जो मुख्य जो कारण है, जो पैनक्रियाज़ का जो जो हमारा जो है वो पैनक्रियाज़ जो हमारा ऑर्गन है, वो हमारा थोड़ा शिथिल पड़ गया है और उससे जो है अंग ऑर्गन जो है उसने जो रस निकालना कम कर दिया है या बंद कर दिया है। तो उसी कारण जो है डायबिटीज़ की समस्या हुई है। तो जब हम शशांक आसन में जब हम जाते हैं, तो या फिर जो है इस प्रकार का हम आसन करके वज्रासन में और आगे की तरफ झुकते हैं। तो हमारा जो अंग ऑर्गन में हम देखते हैं कि अब जो दबाव पड़ रहा है, तो इस प्रकार के जो अंदर के ऑर्गन्स पर जो दबाव जो पड़ता है, वह जो है हमें ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज में देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार ऐसे और बहुत से आसन हैं जो कि हम डेली करते भी हैं उसको और जो है उससे हम अपने-अपने शरीर के अनुरूप हम लाभ भी उठाते हैं। और इनका जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट जो मिलता है हमें कि जो मर्म स्थान जो होते हैं, तो शरीर के
अंगों को तो प्रभावित करते ही हैं। इसके साथ-साथ जो है शारीरिक व्यायाम से जो हमारे जो मर्म स्थान जो है वो जो है मुख्य रूप से प्रभावित नहीं होते। और जो इसके विपरीत जब हम आसनों में जब हम देखते हैं, तो आसन में जो जो हमारे शरीर के जो मुख्य जो मर्म बिंदु जो हैं, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 107 मर्म बिंदु होते हैं। मर्म का जो अर्थ है, यह बेसिकली जो है, यह आयुर्वेद में जब जब हम जाते हैं तो उसमें ये पता लगता है कि यह एक शब्द है, एक मृण, जैसे कि जो है मै के नीचे री की मात्रा मृण, तो मृण से मर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जिसका अर्थ है छिपा हुआ। तो इसका अर्थ ये है कि जो है मर्म बिंदुओं को प्रकृति ने हमारे शरीर में इस प्रकार अंदर तक छिपा करके रखा है, क्योंकि यह हमारे शरीर में जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु होने के कारण जो ये हमारे शरीर के भीतर जो है जो छिपे हुए हैं, तो जो छिपे हुए होने के कारण जो है, और इनका महत्व भी अधिक है इनका। तो इसका जिसको जो है ज्ञान होगा तो वह इनका लाभ उठा पाएगा। तो इस तरह के जो मर्म बिंदु जो हैं, हम देखते हैं कि उन मर्म बिंदुओं को जब हम प्रभाव डालते हैं, उसमें मर्म बिंदु चिकित्सा जो हमारी होती है, उससे जो है बहुत लाभ होते हैं उसके। तो उसका जो है एक सबसे बड़ा लाभ अभी हमने इसका एक प्रैक्टिकल किया था कि जो है हमारी जो माताजी को समस्या थी कि उनके जो है लंबर रीजन में स्लिप डिस्क की दिक्कत आई थी उनको। तो L3, L4, L5 वाले रीजन में दिक्कत थी। तो उस अवस्था में जो है जब भाई ने जब दवाइयाँ ली थी, पेन किलर लिए थे, तो उन्होंने लगभग जो है 15-20 दिन तक ये सब किया, परंतु दर्द में जो है दर्द उनका ज्यों का त्यों बना हुआ था, उसमें आराम ही नहीं आ रहा था उसके अंदर। तो फिर जो है फिर एक किसी एक्सपर्ट से सलाह ली, तो उनसे जो है मर्म बिंदु चिकित्सा के जो पॉइंट्स हमने जाने कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि जो है उस एरिया में जो इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो नंबर बिंदु जो पॉइंट जो उनमें जाने, तो उसके बाद जो है उनकी जब मसाज गई, तो उनको जो है 2 से 3 दिन में काफ़ी रिलैक्स हो गया। और आप यकीन मानिए कि 1 हफ्ते और लगभग द 10 दिन तक मालिश और वो मर्म बिंदु दबाने के बाद में, वो सब करने के बाद में जो है, तो दर्द पूरी तरह गायब हो गया। और उस समय के बाद से जो है फिर अभी तक दर्द नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बस ये है कि थोड़ा-सा जो फॉरवर्ड बेंडिंग का हम ध्यान रखना है हमें, कि जब पीछे लंबर रीजन में पेन होता है हमारे, तो हम साथ-साथ परहेज के रूप में अपने शरीर का आगे भी ध्यान करते हैं कि आगे वो समस्या ना आए। तो बाकी जब उस समस्या का जब मूल रूप से जब समाधान हो गया, तो अब समाधान होने के बाद में फिर हम जो है वो समस्या दोबारा ना आए, तो हम कुछ परहेजों का और कुछ विशेष जो आसनों का भी ध्यान रखते हैं, जिनके माध्यम से जो है हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। तो मर्म बिंदु का इतना प्रभाव होता है। और दूसरा एक देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसका हमें जो मिला, कि जो मर्म बिंदु जो हमारे होते हैं, अ, जैसे कि आज के समय में जो हमें एलोपैथी की ज़रूरत क्यों होती है, हम ये जानें। वैसे तो कोई भी चिकित्सा खराब नहीं है, परंतु हम अपनी आयुर्वेद की जो ज्ञान को भूलने के कारण ही हम जो है एलोपैथी की तरफ भागते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो कारण जो हमने देखा है कि जो है, एक तो इमरजेंसी जब होती है, इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है, तब जो है उसकी एलोपैथी चिकित्सा की आवश्यकता होती है। जिसको जो है आज भी जो है, मतलब उसे जो है बिल्कुल तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता उसको। तो आज भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट कर कुछ भी अगर हमें करना पड़े, तो हमें जो है एलोपैथी की तरफ ही जाना पड़ता है। जबकि जो है इसका जो मूल जो आधार जो था, वो जो है सुश्रुत संहिता थी। एलोपैथी विज्ञान ने जो ऑपरेशन करने का जो विज्ञान जो सीखा, जो थेरेपी करने का जो जो विज्ञान जो आया, ये जो है सुश्रुत संहिता से ही आया, जो कि मूल रूप से हमारा जो है आयुर्वेद विज्ञान का ही एक अंग है। तो इस पर भी अभी जो आयुर्वेद में भी ये उनको भी ऑपरेशन करने का राइट मिले, तो उन्हें भी मिलेगा, तो हमें फिर जो उस तरफ जाने की आवश्यकता शायद ना पड़े फ्यूचर में। और दूसरा एक जो है एक इसका जो है, हमें लगता है कि जो अधिकतर लोग एलोपैथी में इसलिए आते हैं कि उन्हें इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है। सब लोग जो है अपने कार्य में बिज़ी रहते हैं, तो उन्हें इतना समय नहीं होता कि वह अपने जो है इतना वेट कर पाएँ कि वो आयुर्वेद के अनुसार जो है वो उसकी दवा लें, औषधि लें, और दवा जाकर के जब धीरे-धीरे आराम करेगी, और वो भी परहेज़ करेंगे तब आराम करेगी। तो उसके साथ जो है कुछ इफ एंड बट्स साथ में लगे होते हैं। तो उसी के कारण जो है अब क्या होता है कि लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि इतने समय तक हम अपना कार्य भी करना है हमें, तो हम कैसे काम कर पाएँगे अपना? तो अब फिर वो इसलिए जो है इमरजेंसी में आकर के, चलो यार पेन हो रहा है, पेन किलर ले लो एक। पेन किलर लेने से जो है अभी के लिए समय तो हमें आराम मिलेगा, हमें आगे की देख लेंगे, वो आगे का हम ध्यान रखेंगे। या कुछ लोग तो उसको डेली हैबिट ही बना लेते हैं, उसको जो है जिसने अपनी दवाओं खाने की आदत बना ली है, तो वह भी सही नहीं है, मतलब कि वो रेगुलर अगर दवा खा के ही अपना पेन हर बार रिलीज़ कर रहे हैं, या अगर वो आयुर्वेदिक दवा भी खा रहे हैं, तो वह भी सही नहीं है। तो क्योंकि दवा का जो जो हमारा जो मुख्य जो है तात्पर्य इतना ही था कि वो कि जो है हमारे शरीर में जब सभी शक्तियाँ दी हुई हैं, तो हम उसका जो इलाज अपने भीतर से ही पाएँ।
हाँ, अगर कुछ समय के लिए समस्या बढ़ गई है, तो दवा का सहारा कुछ समय के लिए लिया जा सकता है और उसके बाद हमें जो है अपने मूल रूप में अपने जो है परहेज पे, आसन प्राणायाम पर और अपनी जो है योग पर ही लौट करके आना पड़ेगा हमें। जैसा कि अभी लोग जो भारतीय समझ भी रहे हैं कि इसका जो एलोपैथी का इतना साइड इफ़ेक्ट है कि इसका इत 2 श्योरिटी एलोपैथ विज्ञान में मिलती है हमें कि एक तो ये है कि एलोपैथी से कोई बीमारी ठीक नहीं होनी, ये गारंटी है। दूसरा है कि एलोपैथी की दवा खाने से एक साइड इफ़ेक्ट के रूप में नई बीमारी आएगी, ये भी गारंटी है। तो उसके बाद भी हम ये इसमें फँस रहे हैं। अब ये है कि इसका दूसरा उपाय क्या है कि जब हम जो है जब हमें जो है ये समस्या हो रही है हमें कि हम जब ये मानते हैं कि कोई हमें इमीडिएट आराम चाहिए हमें, पेन किलर के रूप में, तो हम मर्म बिंदु चिकित्सा का उपयोग करें। तो थोड़ा मर्म बिंदु को हम समझें, जानें और इससे ये जानें कि जो है किस आसन के करने से कौन से मर्म बिंदु हमारे प्रभावित होते हैं हमारे और इसलिए जो है देखिए गुरुदेव ने भी बताया, हमें बाबूजी ने भी हमें कई बार बताया कि हर व्यक्ति विशेष एक अलग है। तो उसके अंदर जो है एक विशेष एक गुण है उसके अंदर एक। तो उसके अंदर जो है वात, पित्त, कफ की स्थिति अपनी-अपनी अलग-अलग है। उसके शरीर से संबंधित कोई अगर उसे कोई समस्या है तो वो भी सबकी एक जैसी नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसको जो है आसन और प्राणायाम जो करने हैं, वह भी उसको एक विशेष पैकेज के रूप में करने हैं। हाँ, एक कॉमन पैकेज आपको जो है बताया ज़रूर जाता है, कहीं पर भी आप जाएँगे तो आपको कॉमन पैकेज बताया जाएगा। पर उस पैकेज में भी अपने लाभ के लिए किस आसन या प्राणायाम का समय बढ़ाया जाए या घटाया जाए, यह हमें देखना है। किसी आसन प्राणायाम को करने से हमें समस्या बढ़ रही है तो उसका घटा देना चाहिए हमें, जिसमें हमें लाभ अधिक मिल रहा है उसे बढ़ा देना चाहिए। तो हमें तो मुख्य रूप से जो है मर्म बिंदुओं का विज्ञान समझ करके उसका लाभ लेना है और जितना हो सके एलोपैथी वाले जो पेन किलर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे हमें दूर रहना है हमें। तो हमें जो है इनके साइड इफेक्ट से बचे रहेंगे। अब देखिए मुख्य रूप से जो है मुख्य रूप से अब जब आसन में जब हम बात करते हैं, तो जो जो आसनों में जो मर्म स्थानों में रहने वाली जो गुरुदेव ने इसे बताया कि हव्यवाह और कव्यवाह, हव्यवाह और कव्यवाह भी कहते हैं इसे। तो जो तड़ित शक्ति को क्रियाशील जो हमारी होती है, यह जो है मर्म स्थानों को जब हम एक्टिवेट करते हैं, मर्म स्थानों को एक्टिवेट करने के जो है कई मेथड होते हैं हमारे पास। तो जो मर्म स्थान जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होते हैं, तो जो है उन्हें एक्टिवेट करने के लिए उन्हें जो एक्टिवेट करने के लिए जैसे कुछ लोग जो है 11 बार उसको जो है धीरे-धीरे वो देते हैं, प्रेशर देते हैं, छोड़ते हैं, कुछ 20-25 बार देते हैं। वो व्यक्ति विशेष के ऊपर होता है कि हमें जो है किस मर्म स्थान को कितना दबाना है, कितने प्रेशर के साथ दबाना है, वो व्यक्ति की स्थिति के ऊपर, उसकी स्किन के ऊपर और उसके रोग विशेष के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें जो है हमें इसमें यह जानना है मुख्य रूप से कि जो इसके अंदर जो हव्यवाह और कव्यवाह ये 2 शब्द यूज़ किए हैं। आप समझिए कि हव्यवाह और कव्यवाह जो है, यह जो है हमारे शरीर के भीतर कार्य करने की जो प्राण शक्ति है, इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। अब जो है हर ऋषि जो है अपने-अपने एंगल ऑफ विज़न से जो है इसे देखता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक ही प्राण हमारे शरीर में जो है अलग-अलग तरह से अलग-अलग कार्य जो है वह कर रहा है। तो अगर हम जो है अब ये माने कि पूरे शरीर का जो कंट्रोल जो है वह जो है हमारा एक प्राण से हो रहा है, पर वह प्राण जब हमारे शरीर के भीतर आया तो अब वह 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसे हमने जो है हव्यवाह और कव्यवाह नाम दिया। हव्यवाह को हम बोल देंगे ये जो पॉजिटिव हो गया, ये कव्यवाह नेगेटिव हो गया। और इसका आज की साइंटिफिक भाषा में अगर हम नाम बोलें कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो दौड़ने वाले जो प्राण हैं, वह हमारे हव्यवाह हैं। और दूसरा है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो दौड़ने वाले जो प्राण हैं, वह कव्यवाह हैं। तो आज हम जो है आज की जो मुख्य कक्षा जो है हम इन्हीं 2 को समझने में लगाएँगे, क्योंकि पहले जितना हम थ्योरी पर समझेंगे, तो आसन में जो उनको समझना उतना आसान हो जाएगा। आसन के माध्यम से किसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो जो है उसको उतना आसान हो जाएगा। अभी हमने देखा कि एक प्राण जो हमारे 2 रूपों में बँट गए हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, फिर इन्हीं के जो है और भी भाग हो जाते हैं। जब हमारे शरीर में जब हमारे जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे 5 प्राण हैं, तो एक प्राण जो 5 भाग में हमने तोड़ करके पढ़ा हमने। अभी हम जो है एक प्राण को 2 प्राणों में तोड़ करके पढ़ रहे हैं वैसे हम। इसको हम और भी भागों में ब्रेक करेंगे और हम जानेंगे कि वास्तव में जो है ये जो हव्यवाह और कव्यवाह जो शब्द जो आया है, इसका कितना विराट अर्थ है। तो यह आगे की स्लाइड्स में क्लियर होगा हमारा। अब देखिए इसमें जो है जो मर्म स्थान हमारे में जो है इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इससे हमारा जो है जीवन हमारा संकट में पड़ सकता है और क्योंकि ये छिपा के रखे गए पॉइंट हैं प्रकृति के द्वारा, तो इनका जो है अगर हम गुड यूज़ करते हैं, इनका सही उपयोग करते हैं, तो इससे जो है हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है हमारी और हम जो है छोटी-मोटी समस्याओं से जो है इससे जो है हम निदान पा सकते हैं। इसका जो इसका जो एक स्वरूप जो है जो एक्यूप्रेशर थेरेपी के रूप में हम लोग जानते हैं। कि एक्यूप्रेशर थेरेपी से हमें इमीडिएट रिलीफ मिलता है। तो पेन किलर भी देखिए कोई दवा भी आप लेंगे, तो वो कैसे असर करती है?
विनेगर जब हमने इन्हेल किया, सॉलिड के रूप में इन्हेल किया, तो वह दवा शरीर के भीतर जाएगी, अंदर जो है पेट में डाइजेस्ट होगी, पाचक रस निकलेगा, उसमें जो-जो समय लगेगा उसका, तो उतने-उतने समय के बाद जो है वो आधे 1-2 घंटे तक वो उसका जो अपना प्रभाव दिखाने लगेगी अपना वो। और इधर जो है अगर अगर इसके विपरीत अगर हम जो मर्म बिंदु पर प्रभाव डालते हैं, तो वह हमें इमीडिएट रिलीफ़ करते हैं। तो वह कुछ जो है आधे से 1 मिनट के अंदर ही आपको लगेगा कि हाँ, इससे तो काफ़ी आराम आ गया। मर्म बिंदु के दबाव डालने से और सही पॉइंट्स पर दबाव डालने से जो है, हमें बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलता है इसके अंदर। तो इतना फ़ास्ट भी काम करता है, यानी कि ये एलोपैथी की दवा से फ़ास्ट भी काम करता है। परंतु यह ज्ञान जो है विलुप्त होने के कारण जो है हमने इसका अभ्यास हमारे जीवन में ना होने के कारण हम इसे भूले बैठे हैं और हम जो है गलती से कहीं और जा रहे हैं। तो अब ये है कि अब जो मर्म जो जो हमारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारे, उनमें अगर कहीं कुछ अगर गलत उसका अगर हमने वो किया, किसी ने अगर जो है उसको आघात पहुँचाया या गलती से हमने उसका मिसयूज़ किया, तो उ उससे जो है काफ़ी जो है नुकसान भी पहुँचता है और जो है मृत्यु तक की स्थिति भी बन पाती है। तो और देखिए जो तांत्रिकों का जो मारण प्रयोग जो होता है, वह मर्म बिंदुओं पर ही होता है वो। तो वह जो है त्राटक के माध्यम से और मारण शक्ति के माध्यम से जो है मर्म बिंदु पर ही प्रभाव डालते हैं। वे जानते हैं कि मर्म बिंदु जो है ये यहाँ-यहाँ पर है और इसके कारण जो है उ उस व्यक्ति को प्रभाव होगा ही होगा। अगर वह जो है कमज़ोर मानसिकता का है, तो उस पर प्रभाव ही अधिक होता है, बच्चों पर प्रभाव अधिक होता है इसका। तो इसलिए हमें जो है अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना चाहिए और उससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो एक जो आत्मबल जो है वह हमारा मजबूत रहेगा, तो एक ऑरा बना रहेगा और जो तांत्रिकों का जो मारण जो है वो उस पर नहीं होगा, मर्म बिंदु पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और अब ये है कि किसी कारण से हमारे खान-पान के कारण से या फिर जो है कुछ सूक्ष्म कारण ऐसे होते हैं कि जो हमें उस समय समझ में नहीं आते या कुछ हम कहेंगे कि कुछ गलत विचार हमारे मन में आ रहे हैं या भावनाएँ हमारी नेगेटिव थॉट्स हमारे भीतर आ रहे हैं, तो उनके कारण से भी जो है मर्म स्थल हमारे विकृत हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारी जो योग साधना में भी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। तो योग साधनाओं में बाधा उत्पन्न होने के कारण जो फिर ध्यान में मन ना लगना या जो योग साधना जो हम कर रहे हैं उसके अनुरूप उसका फल न मिलना, तो यह सब भी जो है इसमें कहीं न कहीं जो है मर्म स्थलों का भी जो है हमारा महत्वपूर्ण रोल है हमारा। तो अब क्या है कि अब इसका उपाय क्या है? फिर उपाय में हम ये करते हैं कि मर्म स्थानों की जो शुद्धि जो है, उसमें जो स्थिरता जो है और उसकी जो परिपुष्टि जो है, मतलब हम उसे जो है कैसे परिपुष्ट बनाएँ, उस अंग विशेष को जो है हम कैसे ठीक करें हम, उसके लिए हम क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखें हम और उसके लिए कौन-कौन से आसन जो उसमें प्रभावी रहेंगे हम। तो यह जब हम जानेंगे तो उसके अनुरूप जो है हम उसका जो इलाज हम कर पाएँगे। अब अब हम देखते हैं कि अब देखिए जैसे अभी हमने जाना था कि जो शारीरिक व्यायाम जो है और आसन में क्या अंतर है। अब देखते हैं कि आसन और योगासन में क्या अंतर है। तो जैसे कि जो आसन जो होते हैं हमारे उसमें जो शरीर के जो प्रत्येक अंग का व्यायाम यानी कि जो एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट है हमारे और जो इंटरनल बॉडी पार्ट है हमारे, तो दोनों का जो है एक्सरसाइज़ हमारी हो रही है, जो कि फिजिकल एक्सरसाइज़ में सिर्फ़ एक की हो रही थी और इसमें हमारी 2 की हो गई, हमारी अंदर भी हमारा हो रहा है। तो इससे जो हमारा शारीरिक और मानसिक जो है वह जो हमारा विकास होता है और इससे शारीरिक और मानसिक समस्याएँ जो काफ़ी हद तक दूर होती हैं। और फिर आता है हमारा योगासन। जैसे कि योगासन जो है जब हम आसन के साथ में योग को जोड़ देंगे हम। योग किसके साथ में? ईश्वर के साथ में, उस परम चेतना के साथ में जिससे हम संपूर्ण सृष्टि की प्रत्येक जीव की उत्पत्ति हुई है। उससे हम अपना जब योग स्थापित करने में जब हम कामयाब हो जाएँगे हम, तो वह जो है हमारा आसन जो है वह योगासन बन जाएगा हमारा। और उसके जो दिव्य जो लाभ जो है वह हमें मिलने लगेंगे। फिर उसी अवस्था में जो है मानव से महामानव बनने का जो जो एक अवसर जो होता है वह उस समय जो है हमें मिलता है। और इसको एक रूप में और देखिए, इसको एक एंगल ऑफ विज़न से हम और देखते हैं कि जो शारीरिक व्यायाम है, एक हमारा जो है आसन है और एक योगासन है। तो शारीरिक व्यायाम से जो है हमारा शरीर जो जो मोस्टली जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ स्थूल शरीर ही हमारा प्रभावित होता है हमारा। और जो आसन करने से जो है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्योंकि जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं और जो उन पर जब हमारा जो दबाव जब हमारा पड़ता है, तो हमारे विचार उस तरह के आते हैं हमारे, तो उससे जो है स्थूल और सूक्ष्म जो हमारा जो प्रभाव जो होता है, उससे हमारी मानसिक स्थिति भी हमारी इम्प्रूव होती है। और जो योगासन जो हमारा होता है, तो जब हम जो है विचारों के साथ में हम भावनाओं को और जोड़ देते हैं हमारी। जितनी भावनाएँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, जितनी ही उसमें जो है प्रबल इच्छा शक्ति आती जाती है, उतना ही जो है वह हम कहते हैं कि हम ईश्वर से जुड़ते जा रहे हैं, ईश्वर के और करीब होते जा रहे हैं। तो वह हमारा आसन जो है, हमारा आसन के लाभ तो देगा ही देगा, योग के लाभ भी उसमें मिलने लगते हैं। तो वह आसन हमारा जो है योगासन बन जाता है हमारा। तो उसमें जो हमारा कारण शरीर भी क्योंकि अब हम जो है तीनों शरीर के साथ को एक करके हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हम तो तीनों शरीर उससे जो है प्रभावित हो रहे हैं हमारे। तो जब तीनों शरीर से अब हम जो किसी भी समस्या का समाधान, किसी भी कोई रोग विशेष है हमारा, तो अगर हम जो है उसके लिए हम जो है एक तरह से ट्रीटमेंट करेंगे या 5 अलग तरह से या 3 अलग-अलग तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम
अलग अलग तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको लाभ पहुंचाएंगे, तो उसमें जल्दी लाभ मिलेगा। तो यह लाभ हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों के लिए लाभकारी होगा। अब देखिए इसको जो है, अब जो हव्यवाह और कव्यवाह जो है, तो इसमें जो मुख्य रूप से हम इसको जानते हैं कि वास्तव में ये है क्या ये? तो इसमें हम देखते हैं कि जो जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसे भी कहते हैं। और जो दूसरा वाला जो कव्यवाह जो है, ये जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जैसा इसका नाम है, इसके नाम से हम इसका अर्थ समझते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपको, हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का जो मुख्य जो कंट्रोलिंग पोर्शन है वो हमारा जो ब्रेन है हमारा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है, यही जो है सारी गतिविधियों को संचालित करता है। चाहे कोई स्थूल गतिविधि हो या सूक्ष्म गतिविधि हो, या कारण स्वरूप में कुछ भी हमारी गतिविधियां हमारे शरीर के भीतर होती हैं, तो यह हमारा जो है इसी ब्रेन के माध्यम से ही कंट्रोल होता है हमारा। तो इसके अंदर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है मुख्य रूप से हमारा ब्रेन, और ब्रेन जो है मुख्य रूप से हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। तो रीढ़ की हड्डी, तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बना हुआ जो सिस्टम जो है हमारा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, तो इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे। तो इसी के माध्यम से जो है ये कहेंगे ये हमारा ओरिजिन है हमारा, यानी कि सेंटर में है। मतलब इसी से ही जो है पूरे शरीर का जो नियंत्रण है वो हमारा संभव हो पा रहा है हमारा। और इससे देखिए इसका जो मुख्य जो कार्य क्या है कि जो जो जानकारी जो है बाहर से जो जानकारी इसको मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन करता है ये। तो ये कहते हैं कि शरीर जो मस्तिष्क जो है हमारा, जो यह जो शरीर का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो ऑर्गन है हमारा, क्योंकि इसकी जो इसलिए इसकी सर्जरी भी इतनी आसान नहीं होती, और इसको जो है समझना भी बहुत मुश्किल है इसको। क्योंकि इसके अंदर जो, जैसे कि अगर हम चक्रों की थ्योरी भी पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर जो है हमारा जैसे कि विशुद्धि चक्र और सहस्त्रार चक्र का जो एरिया यही है हमारा। तो अभी हम आकाश तत्व को ही पूरा नहीं समझ पाए, और ये आकाश से ऊपर की बात जब हम करते हैं, तो उसके जो कैसे क्रियाकलाप कैसे इस ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, और कैसे ये ब्रेन है पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है हमारा, तो इसलिए इसको काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है इसको। और इसलिए कॉम्प्लेक्स होने के कारण जो है यहाँ पर जो ऊर्जा की खपत भी सबसे अधिक यहीं पर होती है हमारी। तो 20% जैसे माने कि जो ऑक्सीजन जो है वो हमारी जो है हमारा ब्रेन ही एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी जो है हम शारीरिक श्रम से अधिक जो है मानसिक श्रम से अधिक थक जाते हैं। तो जब हम जितना गहराई में जाते हैं, उतना हमारे मस्तिष्क का अधिक यूज होता है, तो उतना ही जो थकान हमें लगती है अधिक होती है। तो और फिर उसके बाद जो है इसके बाद फिर जो है इसके माध्यम ना है और क्या रिएक्शन लेना है हमें, तो वह भी जो है इसकी जो कमांड जो होती है हमारी, वो मस्तिष्क से मिलती है। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो सपोर्ट में, यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब पेरिफेरल का अर्थ हो गया जो उसका सहयोग कर रही हैं। तो सहयोग करने वाली जो जो हमारे अंग ऑर्गन जो हैं, तो वह जो है सारे के सारे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। तो इसमें और क्या क्या आएगा हमारा, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो है हमारी, रीढ़ की हड्डी से भी जो है अनेक जो नाड़ियां तंतु जो हमारे निकल करके शरीर के विभिन्न भागों में जा रहे हैं। तो वह सारा जो कंट्रोल सिस्टम जो भी हमारा जो आता है, वह हमारा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली जो जो हमारी जो अ, नसें जो हैं और जो गैंग्लियंस हैं, और हमारी जो जो भी हम जिन्हें कहते हैं पत्रिकाएं भी कहते हैं हमारी, तो वह जो है शरीर के जो अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है हमारी। तो वास्तव में अब क्या होता है कि देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, तो वह एक तो जो है जो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम क्या करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपस में जोड़ता है, और अन्य अंगों को भी इसके साथ में जोड़ता है। तो यह जो है उससे जो है सीधा ना जुड़ करके, कोई भी अंग जो है सीधा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से ना जुड़ करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से पहले जुड़ता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ करके, और पूरा सिस्टम जो है एक सिस्टमेटिक वे में हमारा पूरा शरीर कार्य करता है हमारा। और अब हम देखते हैं कि जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी जो है, वह जैसे कि जो बाकी के जो अंगों में जो जानकारी जो पहुँचाती है, उसमें जो मुख्य जो रोल जो होता है वह हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही होता है। तो जो हमारे हाथ-पैर की उँगलियाँ हैं, किससे में क्या कार्य करना है हमें, उसका भी एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि उसके 1-2 एग्ज़ाम्पल जानेंगे कैसे वह कार्य करता है वह। तो यह सब चीज़ जो हमारे आगे आएगी। अब देखिए, एक ये भी है देखिए कि अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का यहाँ पर तो एक एक्टिविटी बताई गई है कि कैसे काम करती है। और अब हम देखिए मुख्य रूप से हम यहाँ इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं, तो इसमें जो है थोड़ा-सा जो मैजेंटा कलर में जो है जो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्केलेटन वाली बॉडी आप देखिए आप, तो जो जिसमें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, तो वह जो है हमारा ब्रेन और रीढ़ की हड्डी जो है,
इतने इतने एरिया को जो है एक अलग रंग से दिखाया गया है, तो मैजेंटा कलर से दिखाया गया है। उसके बाद जो एक जो येलो कलर जो है वह है हमारा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो भी जो है इस रीढ़ की हड्डी से जो भी तंतु और जो जाल जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, वह जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो इसको जो है मूल रूप से अगर हम ये समझें कि तो फिर उसके थोड़ा-सा राइट साइड में हम देखते हैं कि ब्रेन का एक व्यू दिखता है। ब्रेन से हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है स्पाइनल कॉर्ड के रूप में। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है इसकी जो बनावट जो है स्पाइनल कॉर्ड की भी अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर भी जो लिक्विड भी होता है, अलग-अलग जो तंतु जो जा रहे होते हैं इसके अंदर, इसमें जो जो कहीं पर भी कुछ अगर रुकावट आती है, दबाव आता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं हमारे अंदर। और इसके रूप से हम समझ सकते हैं कि पूरे शरीर में जो है इन्हीं 2 के माध्यम से हमारा कंट्रोल हो रहा है। अब देखिए, अब जो है अभी तक हम 2 के बारे में जानते थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसको जानते हैं कि जब एक प्राण जब शरीर के अंदर विभक्त होकर के अलग-अलग कार्य करने लगता है, तो उसका अलग-अलग नाम हो जाता है। तो यही चीज़ जो हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं कि अब हम जो है नर्वस सिस्टम जो सबसे पहले जो है 2 सिस्टम में ब्रेक हुआ। एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हव्यवाह कहा जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे कव्यवाह कहा जाता है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी जो है 2 मुख्य ऑर्गन हो गए, 2 मुख्य जो इसके सहयोगी हैं, तो ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड, एक रीढ़ की हड्डी और एक हमारा जो है मस्तिष्क हमारा। तो इसको 2 अलग-अलग भागों में जब हम बाँट करके पढ़ते हैं, तो हम जानेंगे कि इसकी एक थ्योरी हम अलग पढ़ें और रीढ़ की हड्डी की अलग पढ़ें। तो इसको 2 भागों में बाँट करके हम ऐसे भी जान सकते हैं। अब जो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम जो है, इसमें जो हमारे जो हैं 2 तरह के जो हमारे जो न्यूरॉन्स हमारे कार्य करते हैं। एक होता है मोटर न्यूरॉन और एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का कार्य होता है कि जो है एक्शन लेना, कुछ कार्य करना। जैसे हम हाथ से हिला के कुछ काम कर रहे हैं, हाथ से सेब खा रहे हैं, तो यह जो है हमारे हाथ के भीतर मान लीजिए मोटर लगी हुई है। जैसे कि मोटर का काम भी होता है, कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे तो वो जो पकड़ने का, छोड़ने का वो कार्य वो वह कर सकती है मोटर। तो हमारे शरीर के भीतर जो मोटर वाले जो काम जो हैं, जो हमारे शरीर के हाथ-पैर के रूप में हम लेते हैं इससे, तो यह जो कार्य जो है ये मोटर न्यूरॉन की हेल्प से हो पाते हैं। तो जो हमारे जो ब्रेन में जो है हमारा जो मस्तिष्क जो है हमारा तो उसके अंदर जो है हमारे जो दोनों तरह के जो न्यूरॉन जो होते हैं हमारे, तो उसमें मुख्य रूप से जो है सेंसरी न्यूरॉन की मतलब है कि वो एक इस तरह के सेंसर होते हैं कि जो सिग्नल को जो है मस्तिष्क तक लेकर के जाते हैं कि जब हम कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो उसके अनुरूप अब हमें क्या एक्शन लेना है हमें, तो वह जो है वह स्वरूप को देख करके फिर वो एक्शन लेते हैं। तो वह सारा कार्य जो है इनके 2 के माध्यम से मिलकर के पूर्ण एक साइकिल बनता है, तब एक जाके कार्य पूर्ण हो पाता है। इसकी एक साइड आगे आएगी, वो आगे हम देखेंगे हम। अब हम जो है मोटर न्यूरॉन को 2 भागों में बाँट देते हैं फिर हम। एक तो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो इसका भी एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे आगे जाकर के। और फिर आता है हमारा जो फाइनली जब हम ऑटोमैटिक नर्वस सिस्टम को फिर से 2 भागों में तोड़ते हैं, जो कि आदरणीय बाबूजी ने भी हमें कई बार बताया हमें कि एक होता है सिम्पैथेटिक न न नर्वस सिस्टम हो गया, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से हमने देखा कि एक जो मुख्य जो एक सिस्टम है हमारा, वो इतने भागों में बाँट करके हमारे शरीर में अलग-अलग कार्य कर रहा है और उसे हमने अलग-अलग नाम दे दिए हैं हमने उसके अंदर। अब हम इसमें देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पर जो है जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का तो हम देख ही चुके हैं अभी हम कि जो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी से जो है कैसे सारे पूरे सिस्टम को जो है वह जो है दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हव्यवाह और कव्यवाह कैसे मिलकर के ये विद्युत जो है हमारे शरीर में कार्य कर रही है। अब देखिए, अब जो टर्म आई थी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का जो एग्ज़ाम्पल जो है वह हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे हाथ में ना कोई फल है, उसको हमें खाना है हमें, या समझिए कोई अखरोट है, अखरोट को हमें खाना है, तो हम उसको पहले जाँच करते हैं कि जो है यह जो अखरोट जो है या ज़्यादा हार्ड है या ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर जो है वह सॉफ्ट है तो हम उसको हाथ से ही तोड़ देते हैं, हाथ से तोड़ने का प्रयास करते हैं, हाथ से टूट जाएगा। अगर हमें लगता है नहीं है यह तो जो है मतलब यह तो जो है ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नहीं हार्ड है, तो उसको फिर हम मुँह से ले जाके तोड़ते हैं। तो उसका एक्शन लेना है हमें कि अब इसको अखरोट को हमें तोड़ना है, हाथ से तोड़ना है, मुँह से तोड़ना है। तो यह जो कमांड हमारे ब्रेन से आएगा और ब्रेन से हम उसपे एक्शन लेंगे, उसको तोड़ करके खा लेंगे उसको। और इसका जो सिग्नल कहाँ से गया, सिग्नल हमारी आँखों के माध्यम से गया और हमने सेंसेस जो बाकी जो उसको जो हमने जो फ़ील किया, उनको दबा करके फ़ील किया कि दबना टूट ही नहीं रहा ये, और आँखों से दिख रहा है कि ये तो हल्का है या भारी है, किस तरह का है। तो वो सब आँखें हमारे जो है माध्यम बनी, वो सेंसर बनी वो। तो उसका जो काम जो है सेंसरी न्यूरॉन जो हैं, वो वह जो हमारे शरीर के भीतर जो है वह सिग्नल अंदर लेकर के गए और मस्तिष्क तक लेकर के गए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वह सिग्नल गया। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से ब्रेन के माध्यम से वह कमांड आई, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से होती हुई सोमैटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो गई। मतलब देखिए पूरा इसमें सर्किट एक बनता है देखिए आप,
कि जो है जो हमारा जो मस्तिष्क ने जो कार्य किया, मस्तिष्क ने अपने नीचे वाले जो उनके जो स्टाफ है उनको ऑर्डर दिया कि आप मस्तिष्क ने कहा कि जो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो अपना कार्य करें। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि शरीर के ऑर्गन्स में जो हाथों पैरों में जा रहे हैं, तो उन्होंने हाथ को कमांड दिया कि आप अपना कार्य करें अपना। तो इस तरह जो है सबने अपने काम को बाँट करके एक कार्य को पूर्ण किया। अब हम देखते हैं कि अब जो लास्ट में जैसे आता है कि ये आता है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें इसमें देखिए जैसे जैसे देखिए इसमें जो मुख्य रूप से यह समझ सकते हैं कि एक जब शरीर जो हमारा क्रियाशील होता है हमारा, तो जो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा कार्य करता है और जब जब हमारा शरीर शांत होता है तो जो है जो एसिम्पैथेटिक जो है जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, वह कार्य करता है हमारा। तो इसके जो हैं इसके जो कार्य जो है यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं, तो ये स्लाइड भी शेयर कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पर अभी थोड़ा समय कम है, तो अभी हम इसके लिए बारे में इतना ही करेंगे हम। अब आगे देखिए, हम आगे जानते हैं इसमें। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का जो एग्जांपल देख रहे थे हम, तो इसमें देखिए जो हमने एक सेब को हमने देखा, सेब को हमारी आँखों ने देखा और आँखों से जो है सेंसरी न्यूरॉन जो है वह सिग्नल जो है मस्तिष्क के अंदर लेकर के गए। तो यह काम जो है सेंसरी न्यूरॉन ने किया। सेंसरी न्यूरॉन लेने के बाद में अब जब डिसीजन लेने की बारी आई, फैसला लेने की बारी आई, तो वह काम जो है हमारा जो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब इम्प्लीमेंट होने से पहले मोटर न्यूरॉन जो है वह सिग्नल हाथ तक लेकर के गए। जो हमारे मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वह हमारे हाथ को कमांड देते हैं कि अब हमें कार्य क्या करना है, इस सेब को उठा करके खा लेना है या खराब है तो इसको फेंक देना है इसको। तो वह कार्य जो है इस तरह से पूरा एक सर्किट पूरा हो गया हमारा। तो यह देखिए जो हमारे जो आस-पास जो जो भी सिस्टम देखते हैं हम, जैसे कि हमारे घर में जो है कोई भी सिस्टम देखते हैं, कोई कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम जो काम करते हैं, तो उन उन सर ने जो सभी ने जो प्रेरणा जो हमारे शरीर से ली है, शरीर में देखा कि शरीर में जो है यह ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे काम करता है। अब जैसे कि हमारा जो गीज़र जो होता है, वह जो है पानी के ताप को पहले नापता है पहले, कितना पानी गर्म करना है, हम टेम्परेचर सेट करते हैं उसके अंदर, वो पानी के ताप को नापता है, नापने के हिसाब से फिर वो हीटर को एक वो हीटर को ऑन करता है, कितनी देर तक हीटर ऑन रखना है और कितनी उसमें जो है करंट देना है, वह कार्य जो है उसका कंट्रोलर करता है, जो हमारा काम ब्रेन कर रहा है अभी हमारा। तो वह उसको इतनी देर हीट करता है, उतना तापमान मिल गया, तापमान मिलने के बाद सप्लाई काट देता है उसकी। तो यही कार्य इसने एक्शन लिया, काम पूरा खत्म हो गया, तो उसका काम समाप्त हो गया। इसी प्रकार हमारे शरीर में देखिए कि इस तरह जो है ये पूरा कंट्रोल सिस्टम जो है कितना कॉम्प्लेक्स वे में हमारे शरीर में इतना एक्सपर्ट वे में काम कर रहा है। वह तो एक छोटा-सा है, ये शरीर तो हमारा इससे भी कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स है हमारा। तो इसके बारे में एक बात और आती है कि कोई भी सिस्टम जितना भी बड़े से बड़ी मशीनरी आप ले लें, जिसका साइज़ अगर 22 किलोमीटर के बराबर भी है, जैसे एक ऐसा मशीन थी जिसका साइज़ 22 किलोमीटर है एक मशीन का साइज़। तो वह भी जो है हमारे शरीर के बराबर कॉम्प्लेक्स नहीं है। यानी कि नो सिस्टम इन द वर्ल्ड एक्सिस्ट दैट कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन आवर ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारे शरीर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम कुछ भी नहीं है। इसी शरीर से प्रेरणा लेकर के ही जो है लोगों ने अलग-अलग सिस्टम का और जो अलग-अलग ऋषियों ने जो है, जो भी ज्ञान विज्ञान जो दिया, आयुर्वेद का विज्ञान दिया या किसी भी और विज्ञान दिया, तो इसके पीछे का जो है मूल आधार हमारा शरीर ही था हमारा और वो योग के साधना के दम पर ही उन्होंने यह विज्ञान दिया। अब देखिए जो हमारे शरीर में जो रोग जो उत्पन्न होते हैं, तो वह जो है जैसे जो हमारे जो अव्यवहार और कव्यवहार जो विद्युत शक्ति जब उनका जो प्राण का जो प्रवाह शरीर में कहीं ब्लॉकेज होती है, जैसे अभी हमने जाना कि रीढ़ की हड्डी में ब्लॉकेज होने के कारण जो है वहाँ पर जो है प्राणों के फ्लो में रुकावट जो आई हमारी, तो उसके कारण से जो है वह जो है इतना पेन इतना अधिक बढ़ गया कि वहाँ प्राण शक्ति का प्रवाह नहीं हुआ। ऐसे ही आँखों की कमजोरी जो होती है, आँखों में जो है जो हमारी जो ओ ऑप्टिक जो नर्व होती हैं, उनकी एक्सरसाइज़ नहीं हुई तो उन हमने एक जगह लगातार गड़ा के देखा हमने तो वो डैमेज हो गई वो। तो इससे जो है उसमें जो आँखों की जो प्राण शक्ति कमज़ोर हो गई हमारी। तो यह सब जो प्राण शक्ति की कमज़ोर होने पर जो है यह सब समस्याएँ आई। तो उसमें जो है हमारे शरीर के भीतर का वास्तव में जो जो ये जो अंग ऑर्गन जो इस तरह प्रभावित होते हैं कि उसके अंदर जो प्राण का जो प्रवाह जो है, जो अव्यवह और कव्यवह जो प्राण शक्ति जो हमारे पूरे शरीर के भीतर बह रही है, उसके भीतर जो रुकावट पैदा होती है, तो उसी से ही हमारे शरीर के भीतर रोग उत्पन्न होते हैं। तो अब उनको जो है, उनको एक्टिवेट करने के लिए जो है, जो मर्म बिंदु चिकित्सा जो है, जैसे अब ये देखिए हेल्दी जो एक सेल है, हेल्दी जो नर्व सेल जो है, जो कि जो है शरीर के अन्य सेलों से जुड़ी हुई है और अन्य न्यूरॉनों से जुड़ी हुई है, तो सब मिल करके काम कर रही है। तो इसके बीच में जो कहीं ब्रेकेज हो जाती है मान लीजिए कोई, या इसके बीच में कुछ जो है टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो उसमें जो है प्राण शक्ति जो है अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती। तो जब तक थोड़े बहुत टॉक्सिन हैं, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर भी मल्टीपल पाथ हैं, एक रास्ता नहीं है, अगर एक रास्ता जाम हो गया तो शरीर अपने आप दूसरा रास्ता ढूँढ लेता है वो।
पर अगर अगर हमने जो है वो रास्ते भी जाम करते गए, हमने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, वह भी जाम कर रहे हैं, बार-बार जाम कर रहे हैं, फिर वह समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। और तब हम कहते हैं कि अब तो ये समस्या जो है हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है हमारे। जबकि जब उसका थोड़ा बहुत सिम्पटम्स जो है हमारे हल्का-फुल्का जो है पेन के रूप में या हल्के-फुल्के सिम्पटम्स हमारे शरीर के अंदर आने लगते हैं कि हमारा शरीर जो है किसी रोग विशेष से प्रभावित होने वाला है। तो पहले जो सूक्ष्म जो शरीर जो है उससे प्रभावित होता है किसी भी रोग से जो है। तो हम जो है हम पहले उसके सिम्पटम्स को समझे, जाने और जो है समस्या के बढ़ने से पहले ही हम एक्शन ले लेंगे हम, तो विकराल स्थिति नहीं आएगी और हमें जो है किसी भी डॉक्टर के पास में चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और योग से ही हम सब कुछ कंट्रोल कर पाएँगे हम। और इसमें हम फिर अब यह देखते हैं कि अब जैसे देखिए तो मर्म बिंदु में जो है जैसे कि 107 जो हमारे पॉइंट होते हैं, तो इन पॉइंट्स में जो है हमारे जो हाथ पैरों में, फिर 12 पॉइंट छाती में, पेट में, 14 पॉइंट कमर में और 37 पॉइंट जो है सिर, गर्दन वगैरह में इनमें शामिल होते हैं हमारे। तो इस तरह हम जोड़ करके देखेंगे इनको, तो 107 हमारे जो मुख्य जो मर्म बिंदु वाले पॉइंट हैं। तो अब क्या होता है कि मर्म बिंदु वाली थेरेपी में जो है या तो हम इनको आसनों के माध्यम से इनको प्रभावित कर सकते हैं। हम आसन करें या फिर मालिश के माध्यम से होता है, जो समस्या बढ़ जाती है तो हम जो है जो मर्म चिकित्सा जो हमें लेनी पड़ जाती है हमें। और इसका अगर ना लेनी पड़े हमें, इसकी आवश्यकता भी ना पड़े हमें, तो हम जो है विशेष रूप से हम आसनों पे ध्यान दें अपने। और आप देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो मर्म बिंदुओं को जो है उनको दबाने के लिए फिर एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। अब जो है किसी की स्किन मान लीजिए पतली है तो उसपे दबाव बहुत हल्का आना चाहिए उसके ऊपर। किसी की स्किन मोटी है तो हल्के से उसपे दबाव ही नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर। तो आप कितना हल्का दबाएँगे तो कहेगा मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कुछ। तो जो मोटी स्किन जो है उसको दबाव अधिक देना पड़ेगा हमें। तो यह जो है और फिर रोग की समस्या के अनुरूप भी, किसी को हल्की समस्या है या अधिक समस्या है तो उसके अनुरूप भी जो उसका प्रेशर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और व्यक्ति की ऐज के हिसाब से भी बढ़ाए। तो यह मतलब कि एक एक एक्सपर्ट व्यक्ति जो है अपने सामने जब किसी व्यक्ति को देखता है, उसे क्या समस्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट उसे देता है उसे। तो उसमें जो है सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है और एक्सपर्ट की राय बहुत ज़रूरी है उसके अंदर हमारे। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ जो है मर्म बिंदु हमारे दिए हुए हैं, कुछ हमारे मर्म बिंदु जो कि 107 में से यहाँ पर कुछ 72 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे जो कि इस चित्र के माध्यम से सभी को दिखाना संभव नहीं हो पाया। तो यह हम जान सकते हैं। तो इसमें हम कुछ विशेष हम कुछ जानेंगे तो गुरुदेव ने इसके विषय में जो बताया है जो कि हमारे जो आसनों से हमारे जो प्रभावित होते हैं, हमारे जो 8 जो मुख्य जो आसन जो गुरुदेव ने हमें बताए कि जो प्रभावी और अप्रभावी आसन जो हैं, तो उनसे जो है हमारे जो ये मुख्य जो मर्म बिंदु जो हमारे प्रभावित होते हैं हमारे। तो इसमें जो है फिर इसके बाद जैसे कि सूर्य नमस्कार हो गया या प्रज्ञा योग हो गया, महामुद्रा हो गया, तो इनसे भी जो है हमारे फिर जो है जो मर्म बिंदु हमारे प्रभावित होते हैं। तो इसका जो है बहुत अच्छा विश्लेषण जो है हम प्रज्ञा वो योग के माध्यम से हम कर सकते हैं। जो जो कि हमें जो है आदरणीय बाबूजी ने हमें हमें बताया है हमें। तो जैसे कि हम क्योंकि प्रज्ञा योग में हमारे मुख्य रूप से 16 आसन आ जाते हैं और इसमें भी जो है प्रभावी और महाप्रभावी भी काफ़ी हद तक जो क्लियर हो जाते हैं हमारे। तो देखिए ताड़ासन में जो है जिनको थोड़ा-सा जो है कमर में थोड़ा दर्द हो रहा होता है तो मेरुदंड के जो मर्म स्थानों में जो है, उनमें तो अवरोध जो होता है वो थोड़ा दूर होता है वो। तो हम जब आगे और पीछे झुकना संभव नहीं होता तो हम अपने शरीर को ताड़ करके ऊपर ले जा करके और हम थोड़ा देखते हैं कि थोड़ा-सा जो है हल्का-फुल्का दाएँ-बाएँ मुड़ करके हम देखते हैं कि जो है रीढ़ की हड्डी को थोड़ा-सा एक जो है उसको जो हव्यवाह और कव्यवाह जिसे हम प्राण बोल रहे हैं, तो उसके अंदर से थोड़ा-सा फ्लो थोड़ा जो उसको स्ट्रेच करने से हम देखते हैं कि थोड़ा-सा फ्लो होने लगा। तो थोड़ा-सा जो है दर्द में हमें रिलैक्स फ़ील होता है हमारे। और फिर इसी प्रकार ही हम देखते हैं कि जैसे जो पादहस्तासन जो है, पादहस्तासन में जो है हम मुख्य रूप से हम ध्यान ये रखें कि हम जो कमर को बिल्कुल ना मोड़ें, जिनको जो है फॉरवर्ड बेंडिंग में दिक्कत आती है, तो कमर को सीधा रखते हुए अगर वे पादहस्तासन करते हैं, तो उसका उनको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता उनको। और जब चर्बी दूर होती है, तो हमारे जो है अंग और ऑर्गन भी जो हैं, जो हम अन्य जो आसन प्राणायाम भी करते हैं, तो उससे वे शीघ्र ही प्रभावित होते हैं, कम समय में ही प्रभावित होने लगते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि वो वज्रासन के अनेक लाभ हैं, एक ही आसन है जो कि भोजन करने के बाद भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी का जो है हम देखते हैं सभी का जो अपने-अपने लाभ हैं। तो अभी जो है आई थिंक समय हो गया अभी, तो अभी हम इस पे ज़्यादा नहीं जाते अभी हम। तो इसमें जो है अभी हम अपनी कक्षा को जो यहीं विराम देंगे और अब आगे का जो कुछ समय जो है हम प्रश्नोत्तरी के लिए रखते हैं। तो हम इस कक्षा को भी यहीं विराम देना चाहेंगे। जी, अभी इसके बाद प्रश्नोत्तरी होगी तो वो रखा जा सकता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। जी, मुझे जी, लगता है अपना कि जी भैया प्रणाम। तो मर्म चिकित्सा पे या मर्म बिंदु से बढ़िया कक्षा नहीं हो सकती, जितना आपने इस पे रिसर्च किया है, शोध किया है और जितना बढ़िया इसको यहाँ पे प्रेज़ेंट किया है, तो ये बहुत ही अद्भुत क्लास थी। ठीक है, हम लोग इससे लाभान्वित होंगे बहुत। तो मेरा निवेदन है कि आज हम लोग मर्म के गहन
विषय पे हम लोग चर्चा कर पाए, इसके बारे में जान पाए। नेक्स्ट एक कक्षा और आपकी हो जिसमें प्रैक्टिकल आप पूरा जो है उसको बताएं कि कौन सा आसन किस प्रकार से करना है, कैसे है, और उसका हर एक प्रैक्टिकल जिसमें 8 प्रभावी, महाप्रभावी प्लस प्रज्ञा योग, और ये सारा जो है इसके पोस्चर, कौन कौन से पोस्चर बढ़िया है, कितने पोस्चर में कब रहना है, कब सांस छोड़ना है, कब सांस लेना है, ये पूरा का पूरा आप हमें नेक्स्ट इसकी जो है पार्ट 2 में आप ये हमें बताएं। तो बहुत बहुत आभार भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में हम लोग जो है प्रश्न कुछ अगर इससे मर्म चिकित्सा से बनते हैं तो हम लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं भैया। जी। अच्छा, पहले तो भैया मेरा एक प्रश्न ये है कि इसको जो है किस हाँ, अपने आप को हाँ, तो इसमें भैया ये था कि जैसे मेरा प्रश्न था, जैसे आपने इसको कंपेयर किया, इससे अपना नर्वस सिस्टम से कंपेयर किया मर्म बिंदु को, हवेवार कवेवार को, तो पेरिफेरल और जो है हमारा ऑटोनोमस सिस्टम जो है, तो इसमें ये इसका कहीं रेफरेंस कहीं है, या फिर मतलब किस तरीके से आपने इसको रिलेट करने का प्रयास किया, क्योंकि हवेवा कवे वाला विषय जो है ये बहुत ही, मुझे लगता है हम्म। गुरुदेव के अलावा बहुत रेयर देखने को मिलता है ये। जी 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 भैया, भैया इसका जो रेफरेंस था, हमने तो एक बार जो है बाबूजी से सुना था। तो इन्होंने जो है जो हव्य वाहक को जो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम दिया, और जो कव्य वाहक को जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम दिया। और इसी का ही जो विस्तार रूप में जो है फिर हमने थोड़ा सा और जानकारी दे करके और फिर ये सामने रखा था। जी 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 जी, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो प्लीज हम लोग को, क्योंकि इस में बहुत बड़ा आयाम है इस पर शोध करने का, क्योंकि जब हम लोग इसको नर्वस सिस्टम के रूप में जो है पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में हम लोग देखते हैं, तो इसमें और वास्तव में ये बात ठीक भी है। जो इसमें एक बात ये कही जी गई है, जी, ये मेरे मुझे ध्यान आ रहा है कि भैया आपने भी शायद एक बार आपने भी बताया था हमें कि हव्य वाह और कव्य वाह जो है पॉजिटिव धनावेश और नेगेटिव जो है। तो इसको जो है इसमें मुझे ये लगता है कि देखने के जो है अलग अलग एंगल होते हैं, हर एक के जो है देखने के एंगल। तो हम जिस भी माध्यम से उसे समझ पाए, जिस भी माध्यम से हमें गहराई अधिक आए, और जिस भी माध्यम से हम अधिक से अधिक लाभ उठा पाए, तो हमें जो है उसके अनुरूप हमें उसमें आगे चलना चाहिए। जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर। और इसमें जैसे एक चीज मैंने बहुत इसमें ये अनुभव किया, बहुत बढ़िया। इसमें जैसे जो गुरुदेव ने बताया है कि मर्मशक्त हो जाए तो देह में हल्का सा ज्वर, हड़ फूटन, और इस तरीके से मतलब जो है ये सारी इसमें ये होने लगती हैं, क्रियाएं प्रक्रियाएं होने लगती हैं, और कुछ भी उसका ट्रीटमेंट करवाओ तो वो जो है उससे प्रभावी नहीं होता है। ये मैंने खुद महसूस किया है कि जब हम लोग इसमें जब ध्यान इत्यादि में बैठते हैं लंबे समय के लिए, तो एक बार इस तरीके का क्रम रहा कि बहुत दिन तक हम आसन नहीं कर पाए थे। ऐसा कुछ क्रम बन गया था कि बहुत दिनों तक उसको नहीं किया हमने, महीनों तक उसके लिए बिल्कुल भी नहीं किया। तो फिर उसके बाद जब ध्यान में बैठते थे तो शरीर में उत्तेजना सी होती रहती थी, एक हल्का हल्का पेन होता था, उत्तेजना होती थी, तो उसमें ध्यान भटका रहता था। तो ये समझ में आया कि महर्षि पतंजलि ने जो सारे क्रम से पहले, जिसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादि क्रम से पहले उन्होंने आसन प्राणायाम जो रख दिया है, इसकी पूर्ण वैज्ञानिकता है। बिना आसन किए हुए हम लोग ध्यान या समाधि में नहीं जा सकते, क्योंकि तब तक देह का भान रहेगा, और देह में हमेशा जो है कुछ ना कुछ स्फुरण, कुछ ना कुछ उसमें उत्तेजना जो कि उसकी कुछ हल्का हल्का पेन जैसी स्थिति रहेगी, तो ध्यान बढ़ता रहेगा। तो ये हमने खूब इसको ये फिर हमने जब इसको आसन चालू किए, और ज्यादा समय नहीं, 4 या 5 दिन के अभ्यास से तुरंत जो है सारी चीज दूर हो गई। तो इससे बिल्कुल पक्का कॉन्फिडेंस आ गया कि जो आसन बहुत आवश्यक है सबके लिए, चाहे वो शरीर को स्वस्थ रखने के पर्पज से करें, चाहे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए करें, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। जी 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 भैया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसमें जैसे कि जब हम आसन में भी गहराई लाते हैं तो इसमें हमें और अधिक लाभ मिलते हैं हमें। इसी प्रकार जो प्राणायाम है या अन्य जो क्रिया योग जो हमारे जो पंचकोश योग साधना में हमें बताए गए हैं,
तो उनमें मुख्य रूप से जो है हम जैसे कि हम जब योग साथ में जोड़ देते हैं किसी के साथ में भी हम, तो उसमें हमें जो है भावनाएँ हमारी उस दिशा में हमें कार्य करने लगती हैं और वह हमें उसी अनुरूप लाभ देने लगती हैं। बिल्कुल सही बात भैया। इसमें एक चीज़ और बड़ी प्रभावकारी होती है कि हमारी आसन करते समय भावना क्या है। हम लोग 90% लोग केवल इसी भाव से आसन करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, तो वो शरीर तक ही लाभ मिल पाते हैं। अगर वो भावनात्मक और सूक्ष्म स्तर पर उसको बढ़ाया जाए, उसका जो है वहाँ पर मेडिटेशन लाया जाए, जैसे आसन में हम लोग मुख्य तौर पे क्या करते हैं, हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब फिजिकल वर्कआउट हो गया। तो जैसे फिजिकल वर्कआउट में पसीना निकालना आवश्यक रहता है, स्वेटिंग में पसीना निकालना आवश्यक रहता है, शरीर में गर्मी लाना आवश्यक रहता है। जब तक वो ना हो तब तक हम लोग मानते नहीं पूरा कि कैलोरीज बर्न नहीं होती, तो इसका मतलब हमारा ये नहीं है। लेकिन आसन में ऐसा नहीं है। मेडिटेशन में जो है जब हम लोग करते हैं आसन में, तो कुछ देर तक एक आसन में उसमें रहना चाहिए और वहाँ पर मेडिटेशन करना चाहिए कुछ देर तक रुक कर, कम से कम 5 से 10 सेकंड तक जो है उस आसन में बने रहते, फिर मेडिटेशन करना है। तो इससे हो सकता है कैलोरीज बर्न ना हो, लेकिन मर्म बिंदु की जो मसाज है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ये भी एक अनुभव में ये बात आई। तो हम सभी लोग जी, इसमें चर्चा जरूर करें, सब अपने अपनी जो है इसका जरूर बताएं अनुभव, और किसी वजह से पूछना तो पूछ सकते हैं। भैया मेरा एक समझिए कौतूहलपूर्ण जिज्ञासा है। वो ये है कि नियमित रूप से आसन करते हैं, ये करते हैं, पर उसके बावजूद भी प्रायः या कभी कभी रोज सुबह एक बार ये मौका मन तलाशता है कि अच्छा आज छोड़ देते हैं, कोई ना कोई बहाना उसके लिए खोज लेते हैं, आज ये काम है, आज वो काम है, या मुख है तमुख है। फिर थोड़ी देर बाद में उसको ओवरकम करके जब शुरू करते हैं तब तो फिर अपने आप पूरा होने लगता है। तो ये जो अवरोध आता है, ये कितने समय तक, कहाँ जाकर के ये इससे मुक्ति होती जी, जी। जी भैया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो यह जो प्रश्न आपका जो है, यह मुझे लगता है कि लगभग हम में सभी का होगा। क्योंकि जो हमारा जब मन जब किसी विषय में जब रस लेने नहीं लगता जब तक वह उससे बचने की कोशिश करता है। क्योंकि उससे अधिक जो रस जब हमें कहीं और से मिल रहा है हमें, और दूसरा ये है कि हम अगर उस चीज़ में अगर हम एक्सपर्ट हो जाएँ, मान लीजिए कि हमें उस चीज़ की आवश्यक्ता ही ना पड़े, तो हम कह सकते हैं कि इससे हमें जो है मुक्ति मिल गई है। क्योंकि अब हम देखते हैं कि अब हमें जो है आसन की और प्राणायाम की डेली आवश्यकता भी क्यों पड़ रही है, हम जब रेगुलर कर रहे हैं। क्योंकि हम आसन प्राणायाम जो है जो अपनी जो जिससे हमारी जो है चेतना हमारी शुद्ध हो रही है, हमारा शरीर हमारा स्वस्थ बन रहा है हमारा, तो उतना ही जो है हम अपने दैनिक क्रियाकलाप से इसको विकृत भी करते जाते हैं। हम अपनी सोच से कर रहे हैं कहीं पर, या कहीं जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो ऐसा है, या हमारा जो भोजन का जो स्वरूप ऐसा है हमारा, तो जो है उनको विकृत कर रहा है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता भी पड़ रही है इसकी हमें 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 लगता है कि बिना आसन के तो काम भी नहीं चलेगा हमारा, आसन प्राणायाम तो हमें करने ही पड़ेंगे हमें। और फिर जब हमारी जब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, जब जब हमारा जब या तो हम जब आत्म भाव में स्थित हो जाएं, जैसे आत्म आत्म भाव में हमारा आ जाए, तो वह जो है सब इनके नेगेटिव विचारों को काटने लगे, या भोजन का भी नेगेटिव इफेक्ट जो है वो कम करने लगे हम, तो जो है फिर उनकी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं रह जाएगी, और तब उस अवस्था में मुक्ति मिलेगी। जैसे बाबूजी भी अक्सर अपने उदाहरण से हमें बताते हैं, क्योंकि मैं भी उन्हें देखता था कि शुरुआत में उन्हें देखा तो हमें लगा कि जो है बाबूजी का जो आहार जो था, वह हमें हमें लगा कि मतलब इतना सात्विक भी नहीं है उनका आहार। क्योंकि जब जब हमने उनको देखा खाते हुए कि वो नमकीन भी खा रहे थे, बिस्किट्स भी खा रहे थे, वो सब खा रहे थे वो सब, तो हमने कहा था हम तो इन चीज़ों को मना करते हैं और समझते हैं कि भई इनसे तो जो है मतलब इनका कोई साइड इफेक्ट भी होता है नहीं कुछ, है ना? तो इनका क्यों नहीं होता इनसे? तो इनसे हमने एक एक बार पूछा था बाबूजी, तो वो यही बोले कि हम जो जैसे कि आत्म भाव में रह करके उनको काट देते हैं, और हमें पता है कि कितनी मात्रा में हमें लेना है ये चीज़। जैसे कि वो ये कहते हैं, हम जो है ना, आप लोग अगर लेते हैं उसको तो आप उसके रस में ही पूरा डूब जाते हैं। जैसे जो मन हमारा कर गया ना कि उसमें पूरा डूब गए हम, डूबने के बाद उसका फिर तब हमें साइड इफेक्ट मिलेगा। अगर हम उसकी नाम मात्र की मात्रा लें, मन की भी बात रखी जाएगी, और जो है मतलब उसका फिर साइड इफेक्ट तक भी ना होने पाए। तो उसको बस थोड़ी-सी जो है वो तन्मात्रा साधना साध करके, और फिर उसके अनुरूप जो है हम अपने आप पर कंट्रोल करने में जब सक्षम हो जाएँगे, तो हमारा मन भी उसके अनुरूप मान जाएगा। और अभी इसमें तो अभी हमें तो भैया ये लगता है कि
अभी जो है क्योंकि हमारा जो मन अभी भी चाहता है कि कुछ इससे कुछ और अच्छा कुछ मिले या हमें कहीं और अधिक रस मिल रहा है, तो वह इन्हें छोड़ना चाहेगा नहीं। हमें लगता है कि इतने दिनों से आसन कर रहे हैं, कोई शरीर में कोई रोग भी नहीं है, तो अभी भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इससे, नहीं करेंगे एक आध दिन तो जो है मन में उठने वाले जो उछाल हैं और इनकी जो है इसी की जो प्रतिक्रिया जो शरीर में हमारी इस रूप में होती है। एक चीज जी यहाँ भैया। में और भैया के प्रश्न से बिल्कुल एक चीज और समझ में आई हमें। तो एक चीज ये भी होती है, एक तो यह होता है सारे कारण, एक तो प्रमाद होता है, तो हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं प्रमाद तो रहता ही है। तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं अंश रहते हैं प्रमाद के, तो इस कारण से हो गया। दूसरा भैया ने बताया कि रस नहीं लेता है मन, तो वो भी ठीक है। मुझे लगता है मन रस नहीं लेता, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन हमारे पास नहीं है। क्योंकि हम लोग शरीर को बहुत ज्यादा अपन लोग मतलब इसे जब उसमें भी आते तो हम लोग कहते हैं ठीक है, तो शरीर को बिल्कुल जो है हल्के से और वैसा जो है, तो कभी कोई दिक्कत आएगी तो देखी जाएगी। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन तो हमें जब ये समझ में आया कि जब हम रेगुलर ये करते थे आसन तो अपने रूटीन में कर रहे थे तो उसमें थे, लेकिन जब हमें ये पता लगा कि आसन का महत्व ध्यान में बहुत ज्यादा है, ध्यान में बैठ के जो है अगर आसन नहीं करेंगे तो ध्यान इत्यादि में बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि हमें 15-15 20-20 मिनट में उस समय जो है वो ऐसा हो जाता था, शरीर कभी लेटना पड़ रहा है, कभी कुछ करना पड़ रहा है, कभी मतलब ऐसा जो है। तो फिर हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन मिला कि हमने कहा कि आसन नहीं करेंगे तो फिर आगे जो है वो उच्च स्तरीय साधना में बाधा उत्पन्न करेगा। तो हमने तो जैसे स्ट्रॉन्ग, तो मेरे पीछे ये भी था कि मतलब मुझे दिक्कत ये आई कि वैसे मैं कभी गैप नहीं करता था, तो ऐसा अनुभव करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन बीच में बड़ा लंबा गैप हुआ, 3-4 महीने का गैप हुआ बीच में, तब नहीं किया। तब जब ये सब चीजें समझ में आई, क्योंकि हमारा शरीर भी इतना रेजिस्टेंट होता है कि 10-15 दिन तो इसके प्रभाव को बिल्कुल आने नहीं देता, किसी चीज की नकारात्मकता को प्रभाव को बिल्कुल। 10-15 दिन अगर गैप भी हो जाए तो शरीर जब लंबा गैप करेंगे तब जाके समझ में आता है कि इसका वास्तव में महत्व का। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन अगर हमारे पास होगा तो फिर मुझे लगता है कि मन भी जो है मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा वो करता नहीं है, और मन करेगा भी तो फिर उसको इसको दबोच लिया जाता जी, जी भैया, भैया इसका एक चीज़ और भी अभी बिल्कुल बताया कि उस प्राण शक्ति का जो क्षरण जो हो रहा है, वह कहाँ-कहाँ पर हो रहा है हमारा। अगर आप अपना क्षरण रोक देंगे, तो भी हमारी जो है प्राण शक्ति जो है बनी रहेगी और फिर उसकी जो एक्सटर्नल जो प्रयास जो हम कर रहे हैं आसन प्राणायाम के रूप में, उसकी आवश्यकता उतनी ही कम पड़ेगी और फिर जैसे कि कोई चीज को भावनात्मक स्तर पर समझना, उसके साथ जुड़ना, ये बराबर लगा रहता है। पर प्राणायाम या आसन की जो ये जो बात पढ़ते हैं ना कि इसकी बहुत लंबी आवश्यकता नहीं रहती है, यहाँ मुझे ये नहीं समझ में आ पाता कि कहाँ वो स्थिति आती होगी जहाँ इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। पर क्योंकि जैसा अमन भैया ने कहा कि कुछ दिन छोड़ लंबा समय छोड़ने के बाद में तब समझ में आता है कि इनका इम्पैक्ट कितना है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज हो, हुँ, उपवास भी करते हैं, जब छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद में फिर चीजें अलग ढंग से चलने लगती हैं, फिर उसको बीच बीच में कंट्रोल करके अपना अपना नियंत्रण है इसलिए कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो एक ये थी कि उसके ग्रेविटेशन से पूरा निकल जाना, ये हुँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे लगता है कि अभी तक तो बहुत हिस्सा बाकी है, अभी तो कुछ किया नहीं, अभी तो बहुत सीखना बाकी पड़ा। हुँ। फिर जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही अपना ज्ञान दिखने लग गया। ये समझो, ये बात कर। जी, जी भैया, तो देखिए आज के समय में ना जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो जो है हमारा शरीर जो है वो पृथ्वी तत्व पर प्रधान है। तो हम पहले से कंपेयर करेंगे तो पूरा तो उतना नहीं हो पाएगा, पर इतना ज़रूर है कि अब जैसे कि हमारे शरीर में जैसे जब टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं, रोग ज़्यादा होते हैं, तो उस समय हमें आसन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आसन प्राणायाम की करके हम उनको अपने अंदर के शरीर के टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं पहले, पहला स्टेप वो हो गया। दूसरे स्टेप पे जो है हम अपनी जो है प्राण शक्ति को धारण करने की क्षमता बढ़ाते हैं प्राणायाम के माध्यम से, बंध के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से कि वह प्राण शक्ति जो हमने ली है अब हमारे भीतर अधिक समय तक सस्टेन रही है और हमें पूरे दिन हमारे अंदर वीकनेस नहीं आ रही, पूरे दिन का कार्यकलाप हम अच्छे से कर पा रहे हैं। ये फिर दूसरा एक एक अगला स्टेप हो गया।
अब जो है अब फिर इससे आगे जैसे कि अब इन सब चीज़ों के ऊपर जब भावनाएँ जब अब हम इन 2 चीज़ों को अगर बनाए रखते हुए अपने भोजन को विकृत ना करें और अपनी जो है भावनाओं को और अपने विचारों को विकृत ना होने दें, तो आसनों की आवश्यकता फिर बहुत कम रह जाती है उस अवस्था में, मतलब ना के बराबर। क्यों करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो ना चाहते हुए भी जो है हमारे आस-पास का भोजन ऐसा है, वातावरण ऐसा है, विचार ऐसे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रभावित वो शरीर पे करते ही करते हैं वो। तो क्योंकि वो पृथ्वी तो प्रधान भी चल रहा है हमारा इस समय, तो यह सब मिला-जुला करके हम इस तरह थोड़ा-सा देखते हैं। जी, जी, अमन भैया आप कुछ कह रहे थे? जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें चर्चा तो बहुत है, बहुत सारे उसमें ये हो सकता है, तो मुझे लगता है एक अगली क्लास और हम लोग इसी के लिए रखेंगे, चर्चा के लिए और प्रैक्टिकल के लिए। ये समय हो गया है, समय की बाध्यता है। जी, जी, धन्यवाद भैया, प्रणाम। ठीक जी है भाई, भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आइए शांति पाठ के साथ में कक्षा का समापन करते हैं। ओम ओम शांति, शांति, शांति। जी, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।